एक बड़े थिएटर प्ले के बारे में सोचिए। ज्यादातर लोगों की नजर सिर्फ मेन लीड एक्टर्स पर होती है जो स्टेज पर परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर स्टेज के ठीक पीछे एक इनविजिबल स्टेज क्रू होता है। हाँ, वही जो लाइट्स और सेट्स कंट्रोल करते हैं, राइट? एग्जैक्टली ये वो लोग हैं जो लाइट्स, सेट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टर्स की एंट्री को एकदम सेकंड बाय सेकंड कंट्रोल करते हैं। अगर वो क्रू एक पल के लिए भी अपना ध्यान हटा ले या अपना काम रोक दे तो हीरो और हीरोइन का शो वही का वही थम जाएगा। पूरी परफॉर्मेंस एकदम तबाह हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। असल में ऑडियंस को लगता है कि सारा मैजिक स्टेज पर हो रहा है, लेकिन कंट्रोल हमेशा पर्दे के पीछे से ही ऑपरेट होता है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो एविएशन इंडस्ट्री भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती है। सही बात है। हम हमेशा आसमान में उड़ते विमान और कैबिन क्रू के उस ग्लैमर को देखते हैं, पर जमीन पर जो महकमा काम कर रहा है ना, वही उस फ्लाइट को उड़ने के काबिल बनाता है। वही तो। एविएशन का मतलब सिर्फ हवा में उड़ना नहीं होता। जमीन पर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स और हाईली पेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लगातार काम कर रहा होता है। बिल्कुल। और आज इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विषय की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि 12th पास या यहाँ तक कि 12th फेल छात्रों के लिए भी एयरपोर्ट मैनेजमेंट और ग्राउंड स्टाफ का करियर एक छुपे हुए खजाने की तरह क्यों है। ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। हाँ, और हमारे सोर्सेज में विंग्स इंस्टीट्यूट वडोदरा का ऑफिशियल करिकुलम, उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स और 2026 के एविएशन इंडस्ट्री ट्रेंड्स की एक डिटेल रिपोर्ट शामिल है। तो इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि विंग्स इंस्टीट्यूट का ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग कोर्स आखिर है क्या, इसका करियर पर क्या असर पड़ता है, और पूरे मार्केट में सिर्फ विंग्स ही क्यों वाला जो 100% डोमिनेंस है वो कैसे बना हुआ है। ठीक है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो अपने सबसे बड़े बूम की तरफ बढ़ रही है। लेकिन इससे पहले कि हम 2026 के मेगा ट्रेंड्स पर आएं, मुझे लगता है हमें उस सबसे बड़े मिथ को तोड़ना होगा जो एविएशन से जुड़ा है। आप फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रही हैं? हाँ, एग्जैक्टली। ज्यादातर कैंडिडेट सोचते हैं कि एविएशन का मतलब है एक स्पेसिफिक हाइट, एक स्पेसिफिक लुक और एक बहुत छोटा करियर स्पैन। राइट। और ये सच भी है अगर हम सिर्फ कैबिन क्रू की बात करें। अगर किसी उम्मीदवार की हाइट 155 सेंटीमीटर नहीं है या उन्हें चश्मा लगा है तो उन्हें लगता है कि बस उनके लिए एयरपोर्ट के दरवाजे बंद हो गए, जो कि बिल्कुल गलत है। वही तो। कैबिन क्रू की लाइफ अनडाउटेडली ग्लैमरस होती है, पर उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। लगातार ट्रैवल करना, प्रेशराइज्ड कैबिन्स में ड्यूटी, अलग अलग टाइम जोन्स, इसकी वजह से फिजिकल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर लोग 35 से 40 की उम्र के बाद इस रोल से थकने लगते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि ग्राउंड स्टाफ इन सभी रुकावटों को कैसे बाईपास करता है? क्योंकि ग्राउंड स्टाफ एक प्योर कॉर्पोरेट प्रोफाइल है। यहाँ ग्लैमर से ज्यादा स्टेबिलिटी और करियर लॉन्जिविटी मिलती है। यहाँ हाइट का कोई 155 सेंटीमीटर वाला रूल लागू नहीं होता, ना ही किसी स्पेसिफिक फिजिकल अपीयरेंस की मांग होती है। अच्छा, तो एज लिमिट का क्या सीन है यहाँ? साल की उम्र तक काम कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, वो अपने होम टाउन में जैसे गुजरात के एयरपोर्ट्स पर काम कर सकता है और हर रात अपने घर वापस आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। ओह वाओ! अगर हम इसको करियर लैडर के पर्सपेक्टिव से देखें तो सोर्सेज बताते हैं कि एक फ्रेशर की शुरुआती सैलरी 18,000 से 25,000 रुपए महीना होती है। पर जो डेटा मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रहा था वो ये है कि लगभग 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक एयरपोर्ट मैनेजर की सैलरी 1.2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए महीना तक पहुंच सकती है। हाँ, ग्रोथ बहुत स्टीप है इसमें। वही तो। पर एयरलाइंस इतनी बड़ी सैलरी किसी को सिर्फ इसलिए तो नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने लंबा वक्त बिता लिया है। वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या लेवल होता है? ये बहुत ही पॉइंट की बात पूछी आपने। एक एयरपोर्ट मैनेजर सिर्फ लोगों को गाइड नहीं करता, वो लिटरली क्राइसिस मैनेजमेंट करता है। सोचिए, अगर एक फ्लाइट डिले होती है तो सिर्फ पैसेंजर्स ही गुस्सा नहीं होते। राइट, एयरलाइंस का भी तो नुकसान होता होगा। बिल्कुल। एयरलाइन को पार्किंग चार्जेस, फ्यूल वेस्टेज और कनेक्टिंग फ्लाइट्स के डिसरप्शन का लाखों रुपए का नुकसान होता है। उस वक्त एक एयरपोर्ट मैनेजर को ग्राउंड पर बैठकर इंस्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। इसलिए एयरलाइंस को ऐसे लोग चाहिए जो डे वन रेडी हों। डे वन रेडी मतलब जिन्हें पहले से सब आता? एग्जैक्टली। जिन्हें पहले दिन से पता हो कि सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है और क्राइसिस कैसे हैंडल करना है। और यहीं पर विंग्स इंस्टीट्यूट दूसरे सभी इंस्टीट्यूट्स को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग किताबी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होती है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है।
क्योंकि मैंने करिकुलम में देखा थी विंग्स इंडिया का अकेला इंस्टीट्यूट है जो लाइव अमाडियस और गैलीलियो टर्मिनल्स पर ट्रेनिंग देता है। पर आम इंसान के लिए ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल हैं। ये सिस्टम्स करते क्या हैं? मैं समझाती हूँ। अमेडेस और गैलीलियो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स या जीडीएस है। आप इन्हें दुनिया भर की 400 से ज्यादा एयरलाइंस का ब्रेन समझ लीजिए। ओके। अब होता क्या है ना, आम इंस्टीट्यूट्स में छात्रों को इन सिस्टम्स की सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, लेकिन जीडीएस सिर्फ टिकट बुक करना थोड़ी है, ये रियल टाइम ग्लोबल इन्वेंट्री मैनेज करना है। यानी अगर मैं इसे सही से समझूं, अगर कोई पैसेंजर अहमदाबाद से न्यूयॉर्क जा रहा है और उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट फ्रैंकफर्ट में खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो जाए, तो ग्राउंड स्टाफ को तुरंत उस पैसेंजर को किसी दूसरी एयरलाइन के जरिए दुबई से रिरूट करना होगा, और ये सब उसी लाइव सिस्टम पर होगा। एकदम सही। और जब एक छात्र लाइव सॉफ्टवेयर पर रियल फ्लाइट सर्च करके रियल पीएनआर बनाकर इन सिनारियोज को हैंडल करना सीख लेता है, तो उसके दिमाग में वो एल्गोरिदम सेट हो जाता है। एयरलाइंस ऐसे कैंडिडेट्स को हाथों हाथ लेती हैं। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है जिसे डीसीएस कहते हैं, डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम। हाँ, डीसीएस। लोग अक्सर सोचते हैं कि चेक इन काउंटर पर बैठा स्टाफ सिर्फ बैगेज का वजन चेक कर रहा है और बोर्डिंग पास निकाल रहा है। वही सबसे बड़ी गलतफहमी है। डीसीएस किसी फ्लाइट की पूरी फिजिक्स को कंट्रोल करता है। वेट, फिजिक्स कैसे? देखिए, हवा में उड़ते वक्त एयरक्राफ्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी या संतुलन बहुत जरूरी होता है। अगर आपने सारा भारी लगेज प्लेन के पिछले हिस्से में डाल दिया, तो टेक ऑफ के वक्त प्लेन टेल हैवी हो जाएगा। ओह, जो कि एक बहुत बड़ा सेफ्टी हैजर्ड है। बिल्कुल। डीसीएस सॉफ्टवेयर हर बैग के वजन के हिसाब से एयरक्राफ्ट के कार्गो होल्ड में वर्चुअली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि वेट बैलेंस मेंटेन रहे। विंग्स अपने करिकुलम में छात्रों को इस सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली ट्रेन करता है। ये सिर्फ कस्टमर सर्विस नहीं है, ये प्योर मैथमेटिकल और ऑपरेशनल सेफ्टी है। ये सच में बहुत बड़ा रेवलेशन था मेरे लिए। लेकिन अब सेफ्टी की बात आई है तो मुझे एवीसेक यानी एविएशन सिक्योरिटी मॉड्यूल के बारे में बात करनी है, क्योंकि आज के वक्त में एयरपोर्ट्स पर सबसे बड़ा स्ट्रेस सिक्योरिटी का ही होता है। सही कहा। इसलिए विंग्स के करिकुलम में एयरपोर्ट स्क्रीनर की ट्रेनिंग होती है, जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बीसीएएस के प्रोटोकॉल्स पर आधारित है। मतलब वही जो सीआईएसएफ वाले फॉलो करते हैं। ऑपरेटर्स पर बिठाया जाता है। उन्हें सिखाया जाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाले कलर्स को कैसे पढ़ना है, जैसे ऑर्गेनिक मटेरियल किस कलर में दिखता है और इनऑर्गेनिक किस में, ताकि वो वेपन्स या आईईडीज को पहचान सकें। वाओ। और इसके साथ ही उन्हें फर्स्ट एड और पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की मैंडेटरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ये सब हर 5 स्टार एविएशन जॉब के लिए जरूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगा। ये सारी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी ट्रेनिंग ठीक है, लेकिन मैंने सोर्सेज में पढ़ा कि विंग्स के वडोदरा कैंपस में एक पूरा एयरबस A330 का मॉक कैबिन बनाया गया है, जिसमें 24 बिजनेस क्लास सीट्स हैं, ओवरहेड बिन्स हैं। अब एक मॉक कैबिन प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा लगता है, फोटोज़ के लिए भी अच्छा है, लेकिन एक 19 साल के छात्र को अगर हम एक खाली शांत मॉक कैबिन में ट्रेन करते हैं, तो क्या वो असल जिंदगी में दिल्ली या मुंबई एयरपोर्ट के उस कियोस्क के लिए तैयार हो सकता है? एक सिमुलेटर इंसानी पैनिक को तो सिमुलेट नहीं कर सकता ना। ये एक बहुत ही लॉजिकल काउंटर आर्ग्यूमेंट है। आप बिल्कुल सही हैं कि कोई भी सिमुलेटर इंसानी पैनिक को रिक्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन पता है, मॉक कैबिन का उद्देश्य पैनिक को सिमुलेट करना है ही नहीं। इसका उद्देश्य है मसल मेमोरी बिल्ड करना। मसल मेमोरी एविएशन में? हाँ, देखिए, ग्राउंड स्टाफ और कैबिन क्रू को एक प्लेन को टर्न अराउंड करने के लिए यानी अगली फ्लाइट के लिए रेडी करने के लिए सिर्फ 25 से 30 मिनट मिलते हैं। बस इतना ही टाइम? हाँ, और उस छोटे से टाइम फ्रेम में क्लीनिंग, केटरिंग, रिफ्यूलिंग और बोर्डिंग सब कुछ परफेक्टली सिंक होना चाहिए। अगर एक कैंडिडेट ने मॉक कैबिन में हजारों बार फिजिकल ड्रिल्स की हैं, तो उसके हाथ और दिमाग बिना सोचे वो टेक्निकल काम कर लेते हैं। समझ गया। यानी जब रियल एयरपोर्ट पर एंग्री पैसेंजर्स की वजह से पैनिक का माहौल होता है, तो उनका दिमाग बेसिक प्रोसेसेस में नहीं उलझता। एग्जैक्टली। वो अपना पूरा ध्यान सिचुएशन को हैंडल करने में लगा सकते हैं। यही मसल मेमोरी क्राइसिस के वक्त काम आती है। ये काफी डीप इंसाइट है, लेकिन यहाँ एक और प्रैक्टिकल रुकावट आती है। टेक्निकलिटीज तो हम समझ गए, पर अगर हम गुजरात के टियर 2 या टियर 3 शहरों की ग्राउंड रियलिटी देखें, तो वहाँ के ज्यादातर छात्र गुजराती या हिंदी मीडियम से आते हैं। उनके पास इंटेलिजेंस तो है,
पर जब वो किसी बड़ी एयरलाइन के इंटरव्यू रूम के बाहर होते हैं तो उन्हें अंग्रेजी भाषा का डर लगता है। इस बैरियर को कैसे तोड़ते हैं ये लोग? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें ना, तो ये डर सिर्फ लैंग्वेज का नहीं है, ये जजमेंट का डर है। उन्हें लगता है कि अगर गलत इंग्लिश बोली तो लोग उन पर हंसेंगे। इसलिए विंग्स ने अपने कैम्ब्रिज स्पोकन इंग्लिश मॉड्यूल को एक रेवोल्यूशनरी एआई इकोसिस्टम के साथ जोड़ा है। उन्होंने छात्रों के लिए एक सेफ स्पेस बना दिया है, 0 से लेके इंटरव्यू रेडी बनने तक। और इसी वजह से उनका जो 5 टूल एआई स्वीट है वो मुझे गेम चेंजर लगा, क्योंकि आजकल हर बड़ी एयरलाइन, चाहे वो इंडिगो हो या एमिरेट्स, वो मैनुअल रेज्यूमेज नहीं पढ़ती, वो एटीएस यानी एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम यूज करती हैं। बिल्कुल। अगर हम एक एनालॉजी यूज करें तो एटीएस बेसिकली एक बहुत ही स्ट्रिक्ट नाइट क्लब बाउंसर की तरह है। अगर कैंडिडेट के रेज्यूमे में वो स्पेसिफिक एयरलाइन कीवर्ड्स नहीं है तो वो बाउंसर उस रेज्यूमे को ह्यूमन एचआर तक पहुंचने ही नहीं देगा। सही एनालॉजी है। और विंग्स का एआई रेज्यूमे बिल्डर ठीक यही काम करता है। वो 50 से ज्यादा स्पेसिफिक एयरलाइन कीवर्ड्स को स्कैन करके एक आम रेज्यूमे को एटीएस फ्रेंडली बना देता है। तो पहला दरवाजा तो खुल गया, पर आगे क्या? असल टेस्ट तो फेस टू फेस इंटरव्यू में होता है ना, वहां उनका एआई इंटरव्यू कोच काम आता है। ये टूल 500 से ज्यादा एयरलाइन क्वेश्चंस पर रियल टाइम वॉइस और सेंटिमेंट एनालिसिस देता है। सेंटिमेंट एनालिसिस यानी वो पकड़ लेता है कि कैंडिडेट नर्वस है या कॉन्फिडेंट। हाँ, सिर्फ नर्वसनेस ही नहीं, बल्कि कितनी बार उसने जैसे फिलर वर्ड्स यूज किए। इसके अलावा उनका एक इन फ्लाइट पीए सिमुलेटर भी है। अनाउंसमेंट्स करते वक्त आपकी स्पीड 130 से 150 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। एआई टूल इस मेट्रिक को भी रियल टाइम ट्रैक करता है। ओह वाओ! इस बात को हम एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोर्सेज में गोधरा के करण की सक्सेस स्टोरी है। करण एक ऐसा छात्र था जिसने पहले कभी एयरपोर्ट देखा तक नहीं था और अंग्रेजी बोलने से तो वो बहुत डरता था। सही कहा। अगर करण किसी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट में होता जहां 50 बच्चों के सामने उसे इंग्लिश बोलने को कहा जाता तो शायद वो ड्रॉप आउट ही कर लेता। लेकिन एआई टूल्स के साथ करण ने अकेले बैठकर प्रैक्टिस की। एक कंप्यूटर आपको जज नहीं करता ना, है ना? हाँ, उसकी मसल मेमोरी बिल्ड हुई और आज वही करण अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक कॉन्फिडेंट कस्टमर सर्विस एजेंट है और 28,000 रुपए महीना कमा रहा है। ये सच में कमाल की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो सबसे बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है, जॉब्स। हमने कैंडिडेट को ट्रेन कर दिया, सब सिखा दिया, पर आखिर मार्केट में जॉब्स हैं भी या नहीं? रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2026 एविएशन का मेगा बूम साल होगा। ये इतना बड़ा क्लेम कैसे? क्योंकि अभी इंडस्ट्री में बहुत बड़े शिफ्ट्स हो रहे हैं। पहला है मॉडिफाइड यूडान स्कीम। लगभग 100 नए एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। हर नए एयरपोर्ट का मतलब है हजारों ग्राउंड स्टाफ की तुरंत जरूरत। राइट। दूसरा, हाल ही में सिलेबी जैसी बड़ी ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी की क्लियरेंस रद्द हो गई, तो उनका सारा वॉल्यूम एआई सैट्स और बर्ड ग्रुप में शिफ्ट हो गया है, जिससे वहां भारी हायरिंग शुरू हो गई है। और तीसरा फैक्टर अदानी ग्रुप का इन्वेस्टमेंट है, राइट? अहमदाबाद के एसवीपीआई एयरपोर्ट में 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो डिमांड तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है और इसी से फीस और आरओआई वाली बात सामने आती है। मैंने देखा है कि फ्रैंकफिन जैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स लगभग 4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हाँ, और वो भी ज्यादातर थ्योरी पढ़ाते हैं। लेकिन विंग्स का मॉडल अलग है। यहाँ फीस लगभग 1.07 लाख से 1.24 लाख के बीच है, जिसमें 5 बुक्स और 9 सर्टिफिकेट शामिल हैं। विंग्स का फ्रैंकफिन या अपटेक से कंपेयर करें तो साफ हो जाता है कि मार्केट डोमिनेंस विंग्स के पास क्यों है। और इसका सीधा असर आरओआई पर पड़ता है। अगर कैंडिडेट 20-25 हज़ार महीना कमा रहा है तो वो 3-4 महीने में अपनी पूरी फीस रिकवर कर लेगा। बिल्कुल, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। रिया परमार को देखिए, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम कार्गो क्लियरेंस में एक स्टेबल 9 to 5 जॉब कर रही हैं। या रुमाना सलात, जो गुजराती मीडियम से होने के बावजूद आज सिंगापुर एयरलाइंस तक पहुंच गई हैं। हाँ, और आनल देसाई और मोहम्मद फहद दीवान, जिन्हें कतार एयरवेज और इंडिगो में प्लेसमेंट मिली।
ये सब साबित करता है कि विंग्स की ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड एकदम ग्लोबल है। सही बात है। जब आपके पास ऐसे रियल रिजल्ट्स होते हैं तभी आप 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक क्विक रीकैप ये है कि 12th पास छात्रों के लिए एयरपोर्ट मैनेजमेंट एक स्मार्ट, स्टेबल और हाईली रिवॉर्डिंग करियर है। और विंग्स इंस्टीट्यूट का जो प्रैक्टिकल करिकुलम है, जैसे DCS, GDS, AVSEC और उनका AI इकोसिस्टम, ये सब मिलकर कैंडिडेट्स को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। एकदम परफेक्टली सम अप किया आपने। अंत में श्रोताओं के लिए एक सोच विचार करने वाला सवाल छोड़ते हैं। आजकल हम देखते हैं कि एयरपोर्ट्स पर AI और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना? DG यात्रा आ गया है, सेल्फ चेक इन कियोस्क लग गए हैं, तो लगता है कि जॉब्स खत्म हो जाएंगी। पर इस डीप डाइव से जो समझ आता है वो ये है कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही हैं। ग्राउंड स्टाफ अब टेक्नोलॉजी ओवरसीयर्स बन रहा है। हाँ, रूटीन काम ऑटोमेशन करेगा, पर इंसान तो चाहिए ना उनको मॉनिटर करने के लिए। एग्जैक्टली। जब फ्लाइट्स डिले होती हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो कोई एल्गोरिदम नहीं, एक एम्पैथेटिक और ट्रेन्ड इंसान ही क्राइसिस को संभालता है। तो सोचिए, क्या आने वाले वक्त में एक एयरपोर्ट मैनेजर सिर्फ एक ऑपरेशनल हेड नहीं, बल्कि एक टेक विजर्ड और साइकोलॉजिस्ट का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा? जैसे हमने शुरू में बात की थी, शो को परफेक्टली चलाने के लिए एक होशियार और क्राइसिस रेडी इनविजिबल स्टेज क्रू की जरूरत हमेशा रहेगी। आज के लिए इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस बारे में जरूर सोचिएगा।